बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आजकल हमारे देश में जो हो रहा है वो इशारा करता है कि इस शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को ना कभी कोई पी पाएगा और ना कोई दहाड़ पाएगा। मैं बात कर रहा हूं देश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की, और उसी में अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से यूजीसी, जो कि देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कामकाज को देखती है, क्या प्रक्रिया उसका कामकाज देखती है यूजीसी, उसने एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और उस नोटिफिकेशन का मतलब है कि जो देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहता है उसके लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी। आपने देखा होगा कि मेडिकल के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए नीट का एग्जाम लेके आई थी मोदी सरकार। आईआईटी के लिए जैसे पेपर होता है उसी तरह से अब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी एक पेपर होगा यूजीसी का। लेकिन उस फैसले को खासकर दलित बहुजन बैकग्राउंड से आने वाले जो छात्र हैं उनके लिए एक बुरा फैसला माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इससे शिक्षा के ऊपर काफी बड़ा हमला होगा, और खासकर बहुजन समाज से आने वाले बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी की दहलीज को नहीं लांघ पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा जरूरी सवाल हो जाता है, और इस जरूरी सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद सुमित जी। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को आप सब जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं और जाना माना एक नाम है, खासकर बहुजन मसलों से जुड़े हुए, देश की जो जन मानस से जुड़े हुए मसले होते हैं उस पर मुखर रहते हैं। तो लक्ष्मण साहब, मैं ये जब खबर पढ़ रहा था कि ये यूजीसी एक पैटर्न लेके आई है और उनका कहना है कि अभी अगर आपको जैसे बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, जो अंडर ग्रेजुएट ह्यूमैनिटीज के जो पेपर होते थे उसमें अब कोई एक नेशनल एलिजिबिलिटी काइंड ऑफ कोई टेस्ट होगा जो पास करना जरूरी होगा। तो इस खबर को समझने के बाद क्या जहन में आया, क्या प्रतिक्रिया है, ये खबर है क्या असल में? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है पूरे शिक्षा जगत के लिहाज से। असल में हो ये रहा था, अब तक का एकेडमिक जो प्रैक्टिस रही है वो ये रही है कि दो तरह के बोर्ड काम करते हैं। एक तो केंद्रीय स्तर पर है सीबीएसई जी, और राज्य का, हर राज्य का अलग अलग अपना शिक्षा बोर्ड है। तो सब जगह पर अलग अलग सिलेबस रखे जाते हैं, कोई यूनिफॉर्म सिलेबस भी नहीं होता, इसलिए यूनिफॉर्म स्टडी जैसा कुछ नहीं होता। तो वहाँ सिलेबस अलग है, हर जगह परसेंटेज अलग मिलते हैं, सबका पैटर्न भी अलग अलग है। तो सारे बच्चों को एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिले, उसके लिए अब तक ये किया जाता था कि वो जो 12वीं में प्राप्त अंक हैं उनके, उन अंकों के आधार पर एक मेरिट बना करके इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता था। ये जो प्रावधान आया है, इस प्रावधान ने यह कहा है कि अब क्या होगा कि 12वीं के अंकों के आधार पर आपको ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, मतलब जैसे पहले मेरा जब एडमिशन हुआ था तो 12वीं पे जितने मेरे नंबर आए थे उसके आधार पे बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को काउंट किया गया, बिल्कुल, और फिर उसके आधार पर मुझे एक कट ऑफ के हिसाब से एडमिशन मिला था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, अब क्या है कि इसके कई सवाल इस पूरे पैटर्न पर उठाए जा रहे थे और सवाल बहुत तार्किक भी थे। इसलिए प्रथम दृष्टया अगर दूर से आप देखेंगे तो ये व्यवस्था आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि हर राज्य बोर्ड में परीक्षा का पैटर्न अलग है, वो लोग अपने यहाँ के विद्यार्थियों को अलग पैटर्न पर नंबर देते हैं। इसलिए आप पाएंगे कि राज्यों के अंतर्गत भी कई बोर्ड में हैं, तो किसी जगह पर जो टॉप करने वाला विद्यार्थी है कहीं 60, 65, 70% पे टॉप कर रहा है, तो किसी राज्य में वो 90% पे टॉप कर रहा है। सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जिसमें तो लोग कई बार तो 98%, 99%, 100% तक आ जा रहा है। ये जो गैप था, ये जो अंतर था, इससे ये सवाल उठ रहा था कि जिन विद्यार्थियों के 12वीं में नंबर कम आ गए, अब तो उन्हें मौका ही नहीं मिल पाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का। इस चुनौती को दूर करने के नाम पर यह प्रावधान लाया गया कि भाई 12वीं के अंक को कोई हम बहुत तवज्जो नहीं देंगे, अब एक ओपन एग्जाम होगा, एक परीक्षा दीजिए, मेरिट बनेगी, उस परीक्षा के लिहाज से फिर आपको मौका मिलेगा कि आप देश के किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं। तो ये एक नई चीज आई है जिसको मोटे तौर पर अभी मैं इतना ही कह रहा हूं, अभी बहुत सारे प्रावधान इसमें हैं। अब इसको डिकोड करते हैं कि फायदा तो ये बेशक आपको देखने में लगेगा कि भाई अगर मान लीजिए हम बीमार थे, अच्छे बोर्ड में नहीं रहे, घरेलू स्थितियां कुछ ऐसी रही, विद्यार्थी के लेवल पर कोई दिक्कत रही और उसके 12वीं में नंबर कम आ गए,
और उसने इस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, बिल्कुल। तो उसको जो वहां पे टॉपर होगा शायद उससे भी बेटर कॉलेज मिल जाए। तो सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल, पहले दूर से देखने पर ये बहुत शानदार प्रक्रिया है जो बहुत न्यायप्रिय लगती है कि हमने एक ओपन एग्जाम कराया, उसमें सब लोग परीक्षा देंगे, उस परीक्षा में मौका मिला, मान लीजिए किसी विद्यार्थी को कम पढ़ने का मौका मिला, कहीं पढ़ाई नहीं हुई थी, कहीं कुछ भी घरेलू स्थितियां ठीक नहीं थी, उन सारे विद्यार्थियों को हमने एक और मौका दिया। यहाँ तक अच्छा है। अब इसका एक दूसरा पक्ष है जिस पर बात होनी चाहिए। वो दूसरा पक्ष ये है कि ये मौका कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल कि ये मौका कहीं ऐसा तो नहीं कि 12वीं तक की परीक्षा पढ़ाई लिखाई को हाशिए पर ढकेल दे और 12वीं तक का इंतजार केवल इसलिए किया जाए कि वो एंट्रेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना है। तो सारा फोकस अब इस टेस्ट पर हो जाएगा क्योंकि आपको इसी टेस्ट के नंबर पर एडमिशन मिलेगा। तो 12वीं तक की पढ़ाई हाशिए पर चली गई। तो मतलब स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आ सकती है कि अगर यहाँ अच्छा स्कोर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, और वो 11वीं से ही पता चले कि वो टेस्ट की तैयारी करने लग गए हैं। असल में सुमित जी एक दिक्कत और है, हालांकि बहुत छोटी बातचीत में बहुत गहरे विषयों पर बात नहीं हो पाती, तो कई बार हम लोग इशारा मात्र करते हैं। जैसे एक बात सोचिए, दुनिया भर में एजुकेशन पैटर्न अलग अलग है, कहीं एक जैसा नहीं है। हमने जो एजुकेशन पैटर्न कॉपी किया है या हमने इवॉल्व किया है, उसमें ऐसा लगता है परीक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, नंबर बहुत बड़ी चीज़ है, सारी लड़ाई, सारी रेस, सब कुछ घर से लेकर के विद्यार्थी के बाहर तक लगातार उसके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है, तुम अच्छे नंबर ले आओ, अच्छे नंबर से तुम परीक्षा पास करो, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें ये करना है, और उसके आधार पर फिर एडमिशन पाना, और ये पूरा पैटर्न है। इसके बीच में ये एक चीज आई है। अब इसमें आप फिर से ये बात कह सकते हैं कि भाई ठीक है, एक एग्जाम का पैटर्न तो दिया, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसा मैं नहीं कह रहा था कि 12वीं तक की पढ़ाई नंबर के लिए नहीं थी, गुणवत्ता के लिए थी, और एंट्रेंस एग्जाम आ जाने से वो गुणवत्ता खत्म हो रही, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। वो गुणवत्ता के लिए पहले भी कम हुआ करती थी। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, IITs में ये है, मेडिकल के कोर्सेज में यही पैटर्न है, और अभी यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, फिर हम उस पर आएंगे। ये 2 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। मेडिकल की तैयारी 12वीं के बाद आप करते हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी 12वीं के बाद आप करते हैं। दोनों में यही बात की गई है कि 12वीं के नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप एंट्रेंस दीजिए, उसमें आपकी मेरिट बनेगी, उस मेरिट में अच्छे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। इससे जुड़े मेरे पास कुछ सवाल हैं जिस पे इसके थोड़ी देर बाद आऊँगा, बहुत ज़रूरी सवाल है। यहाँ मैं एक सवाल उससे पहले पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो स्टेट बोर्ड हैं सबका, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि भाई अलग अलग पढ़ाई का तरीका है, अलग अलग बोर्ड हैं, और सिलेबस भी बहुत बार अलग होते हैं, क्योंकि मैं हरियाणा बोर्ड से पढ़ा हूँ, फिर दिल्ली में आप CBSE बोर्ड से आए, तो बहुत अंतर मिलता है। वो जब क्लास में होते हैं तो वो पता चलता है कि इन्होंने वो स्टोरी पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी, हमारे यहाँ तो था नहीं वो। ऐसे में जैसे UGC का ये कहना है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो CBSE बोर्ड के सिलेबस के आधार पर होगा। तो अगर CBSE से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए तो वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा हुआ है, लेकिन जो बाकी बोर्ड के, वो कहीं उड़ीसा बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से कहीं से पढ़ के आएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये एंट्रेंस जो एग्जाम है एक बैरियर बन जाएगा, और हो सकता है वो CBSE पैटर्न के जो टेस्ट है उसको क्लियर ना कर पाएं और उनको एडमिशन ही ना मिले। बिल्कुल, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में ये वाली बात कही थी, आपने उसे सवाल के रूप में जब स्पष्ट किया है तो समझने में लोगों को आसानी होगी। इसका एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं। कई बार हम लोग ये बात कहते हैं तो लोगों को ये लगेगा कि आप तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, नीट का एग्जाम्पल है। मेडिकल के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है सेंट्रलाइज, तो क्या 12वीं तक की परीक्षा जितने विद्यार्थी देकर के नीट में आ रहे हैं वो सारे CBSE का सिलेबस पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए हैं। तो आपने सेंट्रलाइज एग्जाम किस सिलेबस पर लिया? CBSE पर, और हर विद्यार्थी CBSE का यहाँ नहीं आ रहा है, स्टेट बोर्ड का है, और ऐसा भी नहीं कि स्टेट बोर्ड और इसमें अंतर नहीं होता। तो एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो जो नुकसान नीट के परीक्षा में राज्य के बोर्ड से पढ़े हुए विद्यार्थियों को होता है, अपनी क्षेत्रीय भारतीय भाषा में पढ़े हुए विद्यार्थियों को होता है, वो यहाँ भी होगा। भाषा का भी एक माध्यम बनेगा, एक बाधा बनेगी।
राज्य बोर्ड के सिलेबस का बाधा बनेगी। तीसरी बात, अब इस पे आते हैं, सिलेबस वाली बात पे तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सिलेबस अलग होगा तो पहले प्राथमिकता किसको मिल गई, जो उसी सिलेबस से जो पढ़ा हुआ सीबीएसई वाले, सीबीएसई से कंपैरेटिवली एक अनुमान है कि वो ज्यादा बेहतर करेंगे, और जो अंग्रेजी माध्यम के जो अंग्रेजी माध्यम के। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, ठीक बात है कि मेरे यहाँ भाषा का बैरियर नहीं आएगा, फिर भी मैं कह रहा हूँ हिंदी भाषिक क्षेत्र और गैर हिंदी भाषिक क्षेत्र से अगर कोई विद्यार्थी आया तो दोनों में अंतर होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए बहुत ज्यादा दबाव जो हम डालते हैं ना कि सब पूरा देश, एक चुनाव, एक रंग, एक निशान, एक झंडा, ये जो वो वाला भाव है ना, कहीं कहीं मुझे लगता है शिक्षा पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। हम कुछ समस्याओं को तो सुलझा लेंगे, इसमें मैं सहमत हूं कि यह सेंट्रलाइज पैटर्न कई किस्म की क्षेत्रीयता से पैदा हुई समस्याओं को तो सुलझाएगा, लेकिन नई समस्याओं को जन्म देगा। इसी में फिर वो दूसरी बात हो रही थी, पहला ये कि आपने एग्जाम में ये दिया, अब 2-3 छोटे छोटे बिंदु में जोड़ता हूं। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में होगा, मैं यह दावा करता हूं कि इनके लिए वह विद्यार्थी जिनके नंबर अच्छे हों या कम अच्छे हों, दोनों पहले इसकी तैयारी करेंगे। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली आप अलग से तैयारी कराएंगे विद्यार्थियों को कि हमारे विद्यार्थी को मान लीजिए जेएनयू या डीयू में पढ़ना है, एएमयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उसको ये करना होगा कि भाई 10वीं से ही लग जाओ, इसकी तैयारी करो ताकि तुम्हें जेएनयू मिल जाए, डीयू मिल जाए। तो जैसे हम देखते हैं कि आईआईटी के लिए तमाम तरीके के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और वो कई हजार करोड़ का एम्पायर है, जो उनका टर्नओवर है आप देखेंगे तो लाख करोड़ तक हजार करोड़ का टर्नओवर है। बहुत बड़ा एक कोचिंग का इंस्टीट्यूशन बन गए हैं। कोटा जैसे आप देखें, कोटा, मुखर्जी नगर, ये इलाके कोचिंग के लिए पूरे पूरे जाने जाते हैं। तो ये इसकी संभावना होगी कि जो प्राइवेट कोचिंग वाले हैं, एक तो ये बाजार खूब फलेगा फूलेगा, क्योंकि आपको बीए करने के लिए भी पेपर देना है और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये अतिरिक्त दबाव छात्रों पे भी रहेगा और ये खासकर जो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको बढ़ावा देगा और फिर वही हाल होगा जो आज आईआईटी या नीट के पेपर की तैयारी करने के लिए होता है। एग्जैक्टली मैं एक और गहरी बात से और ज्यादा बाजारू हो जाएगी अगर हम इसको सही भाषा में मैं यहीं आ रहा हूं कि एक गहरी बात से इस सवाल को समझा जाए। पहले थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि हमने जो एजुकेशन पैटर्न चुना है ना, वो परीक्षा केंद्रित, अंकपत्र केंद्रित है। कौन गोल्ड मेडल पा गया, उगते सूरज को सलाम किया जाता है। हमारे यहाँ नागार्जुन की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, उन जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको प्रणाम। जो फेल हो गए, उस फेल होने के पीछे की सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल वजहें होती हैं। हर व्यक्ति टॉप नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ टॉपर की पूजा होती है। एक बात, अब ठीक है, इसकी और भी वजह है कि सबकी पूजा नहीं हो सकती, तो हम एक देवता चुन लेते हैं। लेकिन इस पूरे पैटर्न में जो पिछड़ जाता है, उसके नंबर पहले भी कम आते थे 12वीं तक, उसके नंबर इस एंट्रेंस में भी कम आ सकते हैं। ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं कि भाई वो मेहनत करके इसमें अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। अब मेरा सवाल है, जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटी सी परीक्षा की तैयारी करी ना, बैंकिंग की तैयारी करी, वनडे एग्जाम, बाद ग्रेजुएशन उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी है, यानी सिलेबस वही पूछा जाता है जो ग्रेजुएशन तक पढ़ा है आपने, फिर कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों फील्ड में पूरा का पूरा पाठ्यक्रम वही है जो 12वीं तक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, फिर कोचिंग एम्पायर क्यों खड़े हुए? क्योंकि एक ऐसी रेस थी जिसमें सीटें कम थीं और लोग बहुत ज्यादा थे। तो जब बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे किसी 100 सीटें, अच्छा पूरे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को मिला लीजिए, मैं अपने विषय से उदाहरण लेता हूँ, मेरा विषय हिंदी, इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे डिग्री कॉलेज मिला लीजिए, 50 सीटें लगभग मान लें, 80 डिग्री कॉलेज, तो 400 सीटें, 400 सीटें हैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए की। अब ये सीटें तो आप नहीं बढ़ाएंगे, अप्लाई कोई भी कर सकता है, रेस बड़ी हो गई कि नहीं? इस रेस में कौन आगे जाएगा? तो कोचिंग एम्पायर खड़े होंगे। ये बिल्कुल वही पैटर्न है। यूपीएससी के लिए मिनिमम सिलेबस तो था ग्रेजुएशन का, लेकिन लाखों लाख रुपए फीस देकर के आज कौन आ रहा है कोचिंग में? मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो कोटा, लखनऊ, बनारस और पटना से लेकर के इलाहाबाद और
मुखर्जी नगर है, ये पूरा कोचिंग का तंत्र है। तो वही होगा कि आप किस घर में पैदा हुए हैं ना, उससे तय हो जाएगा कि आप कितनी दूर तक जाएंगे, कितनी दूर तक ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। खासकर जो हम अवसरों की बात करते हैं कि एक तो आपको पढ़ाई लिखाई करने की, ऐसी कंपटीशन की तैयारी करने की, और ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसको तैयारी करने के आपके पास साधन हैं, आप सक्षम हैं उनको करने में। दूसरा, आपको अवसर मिलता है। तो ये अगर इस तरह का पैटर्न बेसिक एजुकेशन, क्योंकि बीए को, बीएससी, बीकॉम को तो एक तरीके का बेसिक एजुकेशन ही माना जाता है, प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स नहीं है कि भाई कम से कम आदमी इतना तो कर ले, डिग्री हासिल कर ले। तो ये उन अवसरों को छीनने की तरफ भी बढ़ेगा कि भाई एक बड़ी जमात को बाहर कर दिया जाए, जिनके पास अवसर ना हो, क्षमता ना हो, जो बेयर ना कर पाएंगे, सब चीज़ें वो बाहर हो जाएंगे एजुकेशन सिस्टम से। बिल्कुल। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सुमित जी, और इसकी वजह केवल ये सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। असल में अब हमारा देश शिक्षा को लेकर के वे नीतियां अपना चुका है, मैं कह रहा हूं अपना चुका है, सोच नहीं रहा, वे नीतियां अपना चुका है जो वेलफेयर स्टेट की पूरे कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। जी, बिल्कुल। कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी ये थी कि आप एक मनुष्य की बुनियादी जरूरत क्या थी, रोटी कपड़ा मकान, वो एक किस्म की बुनियादी जरूरत है। दूसरे किस्म की जरूरत में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आता है। यानी शिक्षा सबसे प्राथमिक है। जैसे ही पेट भरेगा, शरीर पर कपड़ा आएगा, लोगों के सर पर एक झोपड़ी होगी, जिसके पास ये तीनों नहीं भी है वो ये जानता और समझता है, अगर उसकी चेतना है कि शिक्षा मुक्त करेगी इन सारी बेड़ियों से। अब ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी की जेब में पैसा है या नहीं, किसी की जाति बड़ी या छोटी नहीं कही जा रही, किसी की भाषा ऐसी ना हो, किसी को क्षेत्र के आधार पर, किसी को किसी भी किस्म के आधार पर ऐसा ना हो कि पैदा होते ही तय हो जाए कि तुम कितना पढ़ाई पढ़ोगे और कौन सी पढ़ाई पढ़ोगे। हम उस तरफ नहीं जा रहे थे। हमने स्टेट बोर्ड और स्टेट नेशन ये सब मिल करके इंस्टीट्यूट खड़े करते थे कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, फिर भी अगर आप में काबिलियत है, हुनर है, तो हम उसे विकसित करने के लिए हमारे यहाँ इसीलिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय था। अब इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन अर्थ उसके गहरे होते हैं। हमने जो मानव को संसाधन बनाना था, इसके दूसरा एस्पेक्ट भी था, वो कह रहे थे ऑब्जेक्ट मत बनाइए, मनुष्य को संसाधन मत बनाइए। हम अब तय कर रहे हैं कि इस पूरे जो नई शिक्षा नीति का पूरा चरित्र है, राज्य लगातार अपनी भूमिका पीछे खींच रहा है, राज्य अपना हाथ पीछे खींच रहा है, प्राइवेटाइज पैटर्न पर ये पूरी शिक्षा जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का सीधा लिंक उससे है, लेकिन हाँ ये उसी का हिस्सा है। तो इसलिए ये तय हो जाएगा, चाहे वो 12वीं किस बोर्ड से करके आए हैं, आप किस इलाके के रहने वाले हैं, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। हिम्मत कौन कर पाता था जो मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाने के काबिल था, जो अपने बच्चों को यूपीएससी के लिए नहीं भेज सकता है, जो विद्यार्थी अपने को हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि मैं बड़ा लक्ष्य देखूं, वो तो ग्रेजुएशन में आता था। ये हकीकत है कि नहीं? हकीकत है। जिसके पास भी थोड़ी क्षमता है, हुनर है और अवसर है, वो मेडिकल में जाएगा, वो इंजीनियरिंग में जाएगा, वो यूपीएससी क्रैक करेगा, वो बड़े ख्वाब देखेगा। आपने इस परीक्षा के लिए ये काम कर दिया कि वही कोचिंग एम्पायर पूरा खड़ा हो गया, लाखों रुपए फीस दीजिए तो ग्रेजुएशन। देखिए, मेरा एक डर इस लिए भी है क्योंकि हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो सबसे ज्यादा वंचित है। मैं अपने घर का पहला ग्रेजुएट आदमी हूँ, उससे पहले लोग नहीं पढ़ पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी तरह शिक्षा के जो भी इंस्टीट्यूशन से वहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन जब पहुँच रहे हैं, अभी आप देखेंगे पिछले दिनों से हमारे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे, खासकर ओबीसी कमीशन आने के बाद में, मंडल रिकमेंडेशन लागू होने के बाद में ओबीसी का भी बड़ा तबका आया। तो जब हमारे आदमी पढ़ने लगे तो यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है, नई एजुकेशन पॉलिसी, सरकारी जो शिक्षा प्रणाली थी, स्कूल खासकर, वो बर्बाद हुए। कोविड काल में तो बहुत तबाह हो गए, और प्राइवेटाइजेशन की तरफ शिक्षा, जैसा आप बोल रहे हैं कि सरकार उधर धकेल रही है। तो ये सबसे ज़्यादा घातक तो हमारे समाज के लिए होगी, मुझे तो इस बात का डर है। मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे ही राज्य अपनी जिम्मेदारी कम करेगा,
राज्य ये कहेगा कि सबको शिक्षा देना मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, पढ़ लो जिसके पास पैसे हैं। आप एक ओपन रेस कर दिया। तो अब इस रेस में होगा क्या? देखिए साफ तौर पर ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। एसर की रिपोर्ट आती है एनुअल, गवर्नमेंट भी उसको कंसीडर करती है कई बार। एसर की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी ड्रॉप आउट रेशियो किसका सबसे ज्यादा है? इस फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स का। राइट। पहली पीढ़ी के लोग जो शिक्षा तक आ रहे हैं, और मैं पहली पीढ़ी जब कह रहा हूं तो उन 90 से 95% लोगों को एड्रेस कर रहा हूं जिनके घर में बुनियादी जरूरतें हमारा देश और राष्ट्र अब तक नहीं दे पाया, कि वो अपने बच्चे को मजदूरी करने ना भेजें, किसी बच्ची की शादी मजबूरी में ना करें। तो ये मजदूरी और मजबूरी का जो तंत्र था उससे जो निकल पाया वही तो शिक्षा पाने जाता है। वही तो जाता है, सही बात है। सबको शिक्षा का अवसर नहीं है, नंबर एक बात। अब धीरे धीरे चलो एक आर्थिक सामाजिक सुधार की बड़ी कोशिशें हो रही हैं। भारत में संविधान लागू है, उसी संविधान की एक अगली कड़ी के रूप में मंडल कमीशन आया, उच्च शिक्षा तक आरक्षण आया। पहली बार एक व्यवस्थित तौर पर उसी एसर की रिपोर्ट और तमाम लोग कहते हैं कि वंचित शोषित जमात की पहली पीढ़ी व्यवस्थित तौर पर 90 के बाद आना शुरू हुई। बिल्कुल। और जैसे ही 90 के बाद इधर वंचित शोषित 90% आवाम आना शुरू हुई, राज्य अपनी भूमिका शिक्षा से कम करना शुरू कर दिया। मतलब जब हम नहीं थे तो तब ठीक था, हाँ, हमारी एंट्री होगी तो फिर क्या ये संयोग है या प्रयोग है? मैं तो पूछता हूं लोगों से और समाज से पूछता हूं। विचार तो आपको करना है ना। नेता की कुर्सी आएगी चली जाएगी, विचार करिए। नव उदारवादी नीतियां, मंडल आंदोलन, कमंडल आंदोलन और शिक्षा नीति, और उसका परिणित है। ऐसा नहीं 86 में शिक्षा नीति बनी थी। अब आखिरी में एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। उसी वंचित शोषित जमात से जोड़िए। पैरेलल क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन। अब तो हर तरफ मौद्रीकरण कह दिया गया। सुनने में खूबसूरत लगता है कि मुद्रा पाने का सोर्स है। शिक्षा क्या मुनाफा का व्यापार होती है? क्या बाकी जगहों से मुनाफा कमाने के लिए देश अपने नई पीढ़ी के बच्चों के भविष्य को बेचने की बात करेगा? आप नई शिक्षा नीति में क्या लाए हैं? ग्रेडेड ऑटोनॉमी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ग्रेडेड ऑटोनॉमी कहती है कि जैसे जैसे आपको नैक की रैंकिंग में ऊपर जाना है, मैं हायर एजुकेशन का भी रेफरेंस ले रहा हूं। ग्रेडेड ऑटोनॉमी ये कह रही है कि 3 ग्रेड, वर्ण व्यवस्था में जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वैसे शिक्षा व्यवस्था में 3 ग्रेड होंगे। ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए। सी ग्रेड का वो होगा जिसे राज्य पैसा तो देगा मगर वहां पे कुछ होगा नहीं, सामान्य ढंग से वो इंस्टीट्यूट चलेगा, और उस इंस्टीट्यूट पर दबाव होगा कि बी ग्रेड का जल्दी से शिफ्टिंग हो जाए। अच्छा, बी ग्रेड में जाओ, बी ग्रेड में कुछ पैसा सरकार देगी और कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होंगे। नीचे वाले ग्रेड से बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर संसाधन होंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आसान भाषा में मैं कहूँ तो यहाँ एक कोर्स के लिए 5,000 देने थे तो वहाँ 50,000 देना होगा। ये फर्क आएगा। बिल्कुल यही फर्क है, और बहुत सारे फर्क होंगे। यहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ थोड़ी बेहतर पढ़ाई होगी। यहाँ आपके नजदीक विश्वविद्यालय होगा, स्कूल डिग्री कॉलेज होगा, वहाँ थोड़ा दूर होगा। और तीसरा जो वर्ण व्यवस्था का सबसे ऊपर सवर्ण पर है, वो कौन है? ए ग्रेड का इंस्टीट्यूट। ग्रेडेड ऑटोनॉमी समझिए। ए ग्रेड का इंस्टीट्यूट, ये मान लिया जाएगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको ऑटोनॉमस किया जाता है, स्वायत्त किया था। स्वायत्तता सुनने में तो अच्छा लगता है कि स्वायत्तता तो वही है कि एक देश में सेकुलरिज्म गाली बना दी जाए, बौद्धिक होना गाली बना दी जाए, वैसे ही स्वायत्तता उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया। स्वायत्तता का मतलब ये कि अब स्टेट आपको पैसा नहीं देगा, आप सेल्फ फाइनेंसेस कोर्सेज ले आइए, और हेफा एक तंत्र बनाया जाएगा जिससे आप लोन लीजिए। अच्छा, इंस्टीट्यूट लोन लेगा कि आप हमें इतना पैसा दीजिए केंद्र सरकार, हम आपको इतने साल में वापस कर देंगे। तो सारी फीस जो यहाँ 50,000, आप 5,000 बताई, बी ग्रेड में 50 बताई, यहाँ सीधे 5 लाख से 10 लाख हो जाएगी। नई शिक्षा नीति यहाँ आपको ले आ रही है। आप कह रहे हैं विदेश, और बहुत सारे क्लॉज तो दिखाने के लिए होते हैं ना हाथी के, कि भाई ड्रॉप आउट रेशियो हम कम करेंगे, क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तार देंगे, 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम का जो दबाव था उसको कम करेंगे। लेकिन ये जो करेंगे वो छोटे छोटे स्कूलों को कम करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत स्कूलों को मिटा स्कूल में 45,000 डिग्री कॉलेज को 20 साल में कम करके 15,000 डिग्री कॉलेज में। आपको नए डिग्री कॉलेज खोलने थे, नए खोलने थे, जहाँ कॉलेज नहीं है वहाँ खोलो, स्कूल खोलो,
हमें आगे जाना था, ये पीछे धकेल रहे हैं गुणवत्ता के नाम पर कि हम श्रेष्ठ शिक्षा देंगे। तो श्रेष्ठ की जरूरत नहीं है, श्रेष्ठ की जिम्मेदारी। लेकिन जैसे हम जैसे देखें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, बाकी जो उनके जो टीम के लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, उनका ये सपना था कि भारत जब मुल्क बनेगा तो उस मुल्क में सबको समान अवसर और शिक्षा बुनियादी एक ज़रूरत के तौर पे देखा। बाद में आप देखेंगे तो राइट टू एजुकेशन भी बना, संवैधानिक अधिकार दिया गया। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि भाई आप अच्छी शिक्षा दो, उसके लिए खर्च करो। ये संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ भी हमला हो रहा है और अपनी जिम्मेदारियों से भागने का भी हो रहा है। तो इसको सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? ये जानबूझ के हो रहा है या जो हम जिस विचारधारा की बात करते हैं कि भाई ये खास वर्ग को पढ़ने के अधिकार से रोक दें, इसके पीछे वो वैचारिकता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विचार तो निश्चित रूप से होता है। मैं तो आपके दर्शकों के जरिए एक संदेश देता हूं कि जरा आप भी खोजें ना। सारी बात हमसे क्यों बुलवाते हैं कि कौन इसके पीछे, पहचानिए कौन इसके पीछे। उदाहरण मैं देता हूं, दो लोगों का नाम, बाबा साहब का नाम आपने लिया, मैं ज्योतिबा फूले का नाम लेता हूँ। ज्योतिबा फूले किसानों और की लड़ाई के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे थे, शिक्षा की लड़ाई थी। सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले, उस्मान शेख। केंद्र में क्या था? शिक्षा। लड़ किससे रहे थे? स्टेट से। चाहे भले वो अंग्रेजों का दौर था, लेकिन वो लड़ किससे रहे थे? पूरे स्टेट के पावर स्ट्रक्चर से लड़ रहे थे कि भाई लिबरेट करने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा डिग्री का नाम नहीं होता। डिग्री का नाम होता तो हम माथे पर डिग्रियां लगा करके घूमते और देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ी डिग्री वाला व्यक्ति बनता। अंबानी अडानी की डिग्री पहले चेक होती। डिग्री से आप क्या देख रहे हैं? खेल में डिग्री देखी जाती क्या? राजनीति में देखी? इसके अच्छे भी डिग्री देखनी भी नहीं चाहिए। मैं इसके हिमायती नहीं हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, अरे अनपढ़ भी बने। लेकिन जब केवल आपने शिक्षा को डिग्री तक महरूम कर दिया, डिग्री तक आपने रोक दिया, तो यही हुआ। अब दूसरे व्यक्ति का नाम, इसकी लड़ाई लड़ी ज्योतिबा फूले ने, और उन्होंने कहा कि शिक्षा मुक्ति का द्वार है। बाबा साहब का एक जिक्र वाकये का कर रहा हूं, 1930-40 का वक्त होगा। उस समय बॉम्बे असेंबली, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बाबा साहब एक भाषण देते हैं और प्रपोजल देते हुए, आंकड़े देते हुए कहते हैं कि आप स्टेट इन सारे गरीब लोगों से टैक्स के नाम पर इतना वसूल रहा है और उनको देने के नाम पर ये दे रहा है, उसमें भी शिक्षा वो है जिस पे उस समय बाबा साहब कह रहे थे कि 1% से भी कम खर्च कर रहा है। इस देश में झूठ फैलाया गया है कि गरीब आदमी टैक्स नहीं देता। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों होता है। एक मजदूर जब दिया सलाई खरीदता है ना, तो भी टैक्स देता है। तो सारा पैसा सरकार के पास आया, सरकार उसको क्या दे रही है? सड़क, बिजली, पानी और चमचमाते राजमार्ग, एलिवेटेड रोड। विकास का मतलब ये नहीं होता। इस देश में लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि हम विकास के नाम पर सड़कें, बिजली, पानी दे रहे हैं, वो जरूरत है, और छीन क्या रहे हैं? शिक्षा। इसलिए वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं यहाँ सहमत हो रहा हूँ। चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे नए स्कूलों को खोलने, नए डिग्री कॉलेजों को खोलने की बजाय राज्य अपनी भूमिका पीछे करे। अंबानी, अडानी, और उदाहरण दे रहा हूं सुमित जी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अशोका, गलगोटिया खुले हुए हैं। सांच को आंच का, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे जाके देखिए वहां किनके घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। सही बात। 5 लाख 10 लाख फीस है ग्रेजुएशन की, और कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहा है? रिपोर्ट जारी करो, 99% वो लोग हैं जो शोषक वर्ग से आते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए नई शिक्षा नीति या ये सेंट्रलाइज, कोई भी सेंट्रलाइज पैटर्न तब तक फेल है जब तक कि लोगों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन के इंडेक्स है उनको आपने खत्म नहीं किया। एक व्यक्ति जहां स्कूल में मास्टर नहीं है, डिग्री कॉलेज में कभी क्लास नहीं चली, डिग्री मिल गई उसे कि तुम ग्रेजुएट हो गए, तुम 12वीं पास कर गए, 10वीं पास। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना नहीं रहे हो। आप इस देश में, हम लोग नारा लगाते हैं कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। बजट का 10वां हिस्सा खर्च करते छोटी छोटी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट या नई शिक्षा नीति, ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा भयावह है। जो पहले से कमज़ोर और हाशिए पर है उनको और शिक्षा से दूर करने की ये नीतियां हैं। इंक्लूसिव कह करके एक्सक्लूसिव बनाया जा रहा है। इसलिए ये वो नीतियां हैं जो मनुस्मृति तक ले जाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ मतलब देखिए, अभी दर्शकों के जहन में एक सवाल उठ रहा होगा
कि भाई एजुकेशन सिस्टम तो खराब हो गया है। स्कूल देखते हैं हम, कॉलेज देखते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अब इसमें सुधार किया जाना चाहिए और सुधार के नाम पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ मैं थोड़ी एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को चला कौन रहा है। आप 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जब देखेंगे तो वो कौन है? सवर्ण। भारत में आज तक मेरी जानकारी के मुताबिक तो कोई शिक्षा मंत्री दलित नहीं हुआ है, कोई दलित शिक्षा मंत्री नहीं रहा है हमारे देश में। जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आईआईटी हों या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो, जितने भी ये बने हुए हैं, सब के जो डीन डायरेक्टर बने हुए हैं वो सवर्ण हैं। भारत को चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेट हैं वो 89 पिछली बार बनाए थे, सारे सवर्ण थे। तो ये चलाने वाले यही लोग हैं, सवर्णों के हाथ में पूरी की पूरी उसकी बागडोर है, इन्होंने ही एजुकेशन को बर्बाद किया है। तो जिम्मेदारी इन पर डालनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों पे जो डाल दिया जाता है कि भाई अब तो आरक्षण की वजह से ये बेकार मेरिट के लोग आए कि इनमें मेरिट नहीं है। तो क्या इनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए समाज को कि भाई आप जिम्मेदार हैं, तो इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था की ऐसी हालत हुई है वो क्यों हुई है? आप उसका जवाब दें। बिल्कुल, देखिए एक मकान में आपने किसी ने कब्जा कर लिया, 50 साल 60 साल वो मकान में रहा, मकान जर्जर होने लगा, तो उसके बाद जो बाकी लोग उस मकान के हिस्सेदार थे जिनको रहने नहीं दिया, धीरे धीरे जब वो लोग आने लगे तो अभी वो लोग आए नहीं, तब से कह रहे हैं कि आपकी वजह से मकान गिर रहा है। यूक्रेन में आपका बच्चा मर गया, किसी का मरना दुखद है, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन उस मौत की घड़ी में आपको आरक्षण को गाली देना याद आ गया। इस देश में अभी महीने भर के भीतर ये हुआ है ना। बिल्कुल। आपने कहा कि आपके यहाँ आरक्षण है इसलिए काबिल लोगों को विदेश जाना पड़ रहा है। अरे इतना आसान है, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, रिक्शा चलाने वाला, उसके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है आरक्षण की वजह से। ये जो जहर भरा है वो किसके लिए भरा है? आप और मैं आंकड़े जोड़ देता हूँ, 2018 तक के आंकड़े हैं, राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय दोनों जोड़ लीजिए, 596 आरटीआई के आंकड़े हैं, 596 कुलपतियों में से 6 दलित थे, 6 आदिवासी थे, 36 पिछड़े थे, 550 सवर्ण थे, और 550 में 501 ही तबके के लोग थे। सवर्णों में भी सबको नहीं मौका है, नहीं मिला है। एक है जो मुख से पैदा होने वाला है। तो ये सवाल उठता है कि जब देश में ये सवाल उठता है कि भाई दुनिया की टॉप 100, टॉप 10, 200 टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां भारत की कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो जिम्मेदारी तो आपकी है, कमान आपके हाथ में, तो आप जिम्मेदार हुए उसके लिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं ना कि हमने सुमित जी खुले मन से शिक्षा जैसे जरूरी सवालों पर भी बात नहीं की। छोड़ दीजिए आरक्षण की समझदारी, छोड़ दीजिए सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, आर्थिक न्याय, हम तो नागरिक बोध कहाँ पैदा कर पा रहे। शिक्षा तो बड़ी कीमती चीज, अनमोल चीज थी ना, कीमती भी नहीं छोड़िए। शिक्षा को इस तरह बर्बाद करना इंक्लूसिव नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के खिलाफ है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के खिलाफ है। हमारी टेक ये है। हम तो ये सवाल पूछते हैं कि भाई सोने की चिड़िया तो आप थे, आपके यहाँ वायु उड़ी विमान गगन के ऊपर युद्ध कर रहे थे भक्ति काल में, आपके यहाँ तो उड़न तस्तरी चल रही थी, और आधुनिक यान विज्ञान में आप पिछड़ गए, गाय गोबर में खोजना पड़ रहा विज्ञान, आरक्षण की वजह से, वही दलितों पिछड़ों की वजह से। आरक्षण तो बाद में आया, इनके रिसर्च पेपर जला दिए और ब्राह्मणों को सोचने नहीं दिया। कई बार हम लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना, तो जो देखता है वो सोचता है कि ये लोग जातिवादी हैं, जातिवादी बात। भाई आप भी एक बार सोचें ना कि इस देश में सबको शिक्षा मिले, रिक्शे चलाने वाले मजदूर, गटर साफ करने वाले को, खेती किसान, भूमिहीन किसान, इनके बच्चों की शिक्षा की बात करना क्या देश विरोधी बात है? और कौन लोग थे जिनकी वजह से इनको शिक्षा नहीं मिली? नंबर एक बात, कौन लोग वो नीतियां बना रहे हैं जिनकी वजह से अब इनके बच्चे और शिक्षा से दूर होंगे? दूर हो जाएंगे। ये सवाल तो राष्ट्र का सवाल है। इसलिए ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश को अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हिंदू हेजेमनी वाला राष्ट्र बनाने वाले लोग शिक्षा से डरते हैं। वो डरते हैं कि जो लोग उनसे गुलाम थे, उनके गुलाम थे, पढ़ लिख करके उनको आंख में आंख दिखा करके सवाल पूछते हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति लाओ, लोग समझेंगे ही नहीं। जब तक आप समझेंगे तब तक देर हो जाएगी, आपके बच्चे का भविष्य खत्म हो गया। इसलिए ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है एजुकेशन रिफॉर्म के नाम पर।
एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करना है। एजुकेशन रिफॉर्म का सलूशन मैं देता हूं, 10% बजट लगाओ, नए शिक्षक, जितने वैकेंसीज खाली हैं सरकारी विश्वविद्यालय से लेकर सरकारी स्कूल तक शिक्षकों की नियुक्ति करो, उनकी इमारतें ठीक करो, बच्चे के घर के करीब तक स्कूल, विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज हो, हर राज्य में, हर जिले में जेएनयू डीयू बनाने की शुरुआत करो। देखो, ये राष्ट्र न बदल जाए तो कहना, आप कहोगे पैसा नहीं है, हर चीज के लिए आपके पास पैसा है, शिक्षा के लिए नहीं है। इसलिए इस तरह के प्रावधान उन लोगों को शिक्षा से और दूर कर देंगे जो लोग पहले से शिक्षा से दूर थे। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, बहुत दिलचस्प चर्चा रही, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इसको देख सुन रहे हैं उनकी एक राय बनी होगी कि भाई शिक्षा किस तरह से गुलामी को तोड़ती है लेकिन फिर से गुलाम बनाने की कोशिश है। और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, ये हकीकत है। हम लोग बहुत मुश्किलों से पढ़े हैं, हम जानते हैं, लेकिन अब अपनी जनरेशन को हम पढ़ा पाएंगे या वो आगे कुछ कर पाएंगे, वो अंधकार में जब हम उसको देखते हैं तो तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिरी सवाल के तौर पे कि ये जो तकलीफ़ें हम जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, शिक्षा की बदहाली पर, सरकार के जो नए नियम आए हैं उन पर, इसका जो प्रतिकार है वो समाज से उस तरह से नहीं देखते हम कि भाई जो सिविल सोसाइटी है वो कोई बड़ा आंदोलन करे या सरकार से सवाल उठाए कि भाई आप जो हैं शिक्षा को इस तरह से बाजारू नहीं बना सकते, इतनी दुर्गति शिक्षा की नहीं कर सकते। तो क्या एक जन आंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं भारत को, या उसकी भूमिका को देखते हैं कि अब वो वक्त है या आने वाले दिनों में वो वक्त आएगा जब शिक्षा को लेकर कोई आंदोलन होगा भारत में, या फिर वो मतलब कहीं और ही जाएगी बात? मैं निराशावादी नहीं होना चाहता, नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार से ही। मगर मैं नाउम्मीद हूँ जिस देश में एक फिल्म को दिखाने के नाम पर अप्रत्याशित तौर पर हिंसा, नफरत भरी जा रही हो और लोग कामयाब हो रहे हो, उस देश में मैं शिक्षा के लिए किसी जन आंदोलन की उम्मीद में नाउम्मीद हूँ। पहली बात ये इसलिए भी है कि मैं इसका सारा दोष वो लोग, उन लोगों पर नहीं दे रहा हूं जो नफरत का व्यापार कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं और दूसरी तरफ शिक्षा, रोजगार से आपके बच्चों के हक को छीन रहे हैं। सारा दोष उनका नहीं है, दोष समाज का भी है, दोष हमारा भी है। हम ये बात लोगों को समझाने में नाकामयाब हैं कि शिक्षा की अहमियत क्या है। आज ज्योतिबा फूले होते, पेरियार होते, बाबा साहब होते, डॉक्टर लोहिया होते, ये सारे विचारक जो पूरी सामाजिक न्याय की विरासत है, सामाजिक न्याय की लड़ाई क्या केवल आरक्षण की लड़ाई है? छोड़ दो आरक्षण, नहीं चाहिए आरक्षण, इक्वल प्लेइंग फील्ड। तुमने शिक्षा में अपना एसर की रिपोर्ट देखो, 90% तो कब्जा उन्हीं लोगों का था और 10% में 90% लोग हैं जी। इसलिए सामाजिक न्याय यहां है, आरक्षण को बदनाम करके, गाली दे करके नहीं है। पहली लड़ाई, अगर ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है इस देश को, और खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा लोगों को, महिलाओं को, शिक्षा के सवाल पर चिंतित होइए। नंबर एक बात, जो चिंतित नहीं है, इसकी वजह सुमित जी ये है कि जैसे रोजगार पर फिर भी कोई आंदोलन बन सकता है, फिर भी नहीं बन पा रहा है, जबकि रोजगार पर तो आंदोलन हो जाना चाहिए, क्योंकि नौकरी मिलती तो रोज पैसा मिलता, आपके सामने उसका असर दिखता, आपके परिवार को और संपत्ति मिलती जी। शिक्षा मिलने और न मिलने का असर तो सालों बाद दिखता है। शिक्षा वह चीज है जिसका असर तुरंत नहीं दिखता है, इसलिए लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आपसे क्या छीन लिया गया। इसलिए जो शातिर है ना, वो शिक्षा पर काम कर रहा है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा शातिर कोई दिमाग रखता है ना, वो 1925 से जिस एक जगह पर काम कर रहा है कि एजुकेशन पैटर्न बदल दो, बाल नरेंद्र को सिलेबस में ले आओ। भगवा झंडा तालाब में गया तो बाल नरेंद्र मगरमच्छ से लड़ करके भगवा भी ले आए और मगरमच्छ के बच्चे को भी ले आए। ये हमारे सिलेबस में लग रहा है, नई शिक्षा नीति में लग रहा है। सवाल ये है सुमित जी कि समाज नहीं समझ पा रहा है, तो समाज भी दोषी है, और समाज को समझाने वाली जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, इन विश्वविद्यालयों पर थी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर पर थी। जितने लोग हमारे थे, राष्ट्र में तो सारे लोग थे ना, कौन सा राष्ट्र आपने बनाया जी। इसलिए मेरा मानना ये है कि शिक्षा को लेकर के तो आंदोलन होना मुश्किल है। मेरी उम्मीद और मेरी हसरत ये है कि आंदोलन हो। शिक्षा,
आपकी नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो एक दो व्यक्ति बर्बाद होगा, एक दो परिवार बर्बाद होगा। नई शिक्षा नीति, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, ऑनलाइन सारा मैटर होना, ऑनलाइन में कंप्यूटर पर एग्जाम होना है सुमित जी। सारे ये जो एंट्रेंस टेस्ट होंगे ये कंप्यूटर पर होंगे। किनके घरों के बच्चे कंप्यूटर फ्रेंडली हैं? ये कंप्यूटर के सेंटर, कोचिंग सेंटर गांव में बनेंगे। मेरे आजमगढ़ में कितने कोचिंग सेंटर बनेंगे, आपके हरियाणा में, बिहार में, उड़ीसा, झारखंड, उधर इंटीरियर में कोई कोचिंग सेंटर, कोई कंप्यूटर सेंटर बनेगा क्या? तो आपकी पहुंच से दूर है। ये वो रेस है जिसमें आपको दौड़ने से पहले आपके पैर में लोहे का जूता पहना दिया गया, आपको वो जूता दिख नहीं रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश में लोग जाने कि शिक्षा बर्बाद हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा, न सामाजिक न्याय बचेगा, न कोई सामाजिक बोध बचेगा, न राष्ट्र बचेगा। इसलिए शिक्षा पर कोई आंदोलन खड़ा हो तभी ये समाज बच पाएगा। देखिए, अगर आंदोलन होगा तो भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा के बिना खासकर दलित बहुजन बैकग्राउंड से आने वाले लोगों का कोई भविष्य है नहीं। लेबर क्लास के तौर पे आपको तैयार किया जाएगा, लेकिन अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग के तौर पर आपको बाहर करने की कोशिश है। पढ़ लिख ना सकें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो सकें, अच्छी रोजगार हासिल करके अपने परिवार को, अपने गांव देहात को सबल ना बना सके, उससे रोकने की कोशिश के तौर पर मैं इस पूरी नीतियों को और इस पूरे षड्यंत्र को देखता हूं। आपका इस बारे में क्या कहना है? डॉक्टर साहब ने जो बातें समझाई उससे आप इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय रखें। शिक्षा पर डॉक्टर साहब के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने यूनिवर्सिटी स्पेशल सीरीज भी चलाई थी जिसमें डॉक्टर साहब ने खुद बताया था कि कैसे आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, हम शिक्षा को लेके जो है काम कर रहे हैं, तो ये अब जो फैसले आ रहे हैं उससे और पर्सनल भी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल बदल गया, जो हम बोले थे वो गलत हो गया। और आखिरी एक छोटा सा पॉइंट सुमित जी रह गया था, लिटरल एंट्री तो एजुकेशन में आ गई है। हाँ जी। वो जो यूजीसी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, ये सब करके एक काबिल, मैं फिर से कह रहा हूँ, काबिल होने का मतलब डिग्रियां नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को ट्रेंड किया जाता है एजुकेशन सिस्टम में, और वो ट्रेंड होकर के वो व्यक्ति एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा के लिए एलिजिबल होता है। जी। एक शिक्षक बनना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप लिटरल एंट्री, पीएचडी न किए हो तो भी, आप यूजीसी, नेट, जेआरएफ नहीं है तो भी आप आइए पढ़ाइए। तो ये सब कुछ बेचना ही तो है। एक डॉक्टर खराब हुआ ना तो मरीज का नुकसान करेगा, एक इंजीनियर खराब हुआ तो एक इमारत का नुकसान करेगा, एक प्रोफेसर खराब होगा, हाँ थोड़ी जान जाएगी ना, एक प्रोफेसर खराब हुआ तो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद कर देगा। आप शिक्षा के वहां पर खड़े हैं जहां सब कुछ बर्बाद है। और उस लिटरल एंट्री में भी एक्सक्लूसिव नो रिजर्वेशन मिलेगी, वहाँ रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ सवर्णों को, क्योंकि यूपीएससी में लिटरल एंट्री में हमने ये बात देखी, जितने लोगों को 340 सारे के सारे सवर्ण, और सवर्णों में भी एक दो जातियां सबसे ज्यादा जो मुख से पैदा हुए हैं, वो मुख से पैदा होने वाले लोगों को ही सारी की सारी सुविधाएं और तमाम तरीके के साधन दे दिए जाएं, और जो बाकी शरीर के हिस्सों से पैदा हुए उनको वहीं पर कुचल दिया जाए, उसकी तरफ ये पूरी की पूरी कोशिश है। इस पूरी चर्चा पर आपका क्या कहना है? इस विषय में, शिक्षा के विषय में आप क्या सोचते हैं, उस पर अपनी राय दें, और हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि आपको एक राय बनाने में आसानी होगी। इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद सर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।